हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड में। जागृति हरवानी आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। 10 अप्रैल 1967 में भारतीय संविधान द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल किया गया था। इसका हमें गर्व है। हम सभी सिंधु समुदाय के लोग भारत को शत शत नमन करते हैं। भारत पाक के बंटवारे में हमारे पूर्वजों को शरण देने वाले भारत को हम सभी सिंधी भाइयों बहनों का शत शत नमन। ये तो हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान एक था, लेकिन बंटवारे के बाद सिंधु नदी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी। लेकिन फिर भी एक माँ के दो बेटे रहते हैं। बंटवारे के बाद कौन किसी को शरण देता है, लेकिन भारत ने सिंधियों को फिर से शरण दी। इसके लिए हम भारत के बहुत आभारी हैं। इतिहास सदियों से गवाह रहा है कि प्रतिभा हमेशा पलायन करती है। गांव के लोग शहरों में, शहरों के लोग विदेश में और विदेश के लोग चांद तारों पर और अन्य ग्रहों पर जाने की तमन्ना रखते हैं। जिसे देखो कामयाबी, सफलता, आनंद, सुकून के मोह में पलायन करता ही है। इस प्रवृत्ति के कारण प्रतिभा का पलायन होता रहा है। लेकिन सिंधु सभ्यता अर्थात सिंधियों का भारत में पलायन मात्र आनंद, सुख, शांति की कामना में हुआ था। पाकिस्तान में मुस्लिम दंगों से परेशान होकर सिंधु समुदाय के असंख्य सिंधियों ने भारत में पलायन किया। अपने हरे भरे घर, दुकान, सब कुछ छोड़कर नंगे पैर वे भारत आए। कुछ तो पैदल आए, कुछ ऊँट पे आए, और कैसे कैसे आए ये तो हमारे पूर्वज हमें ही बताते ही है। उस समय उनके मन में धन संपदा का मोह, शान शौकत का मोह शनि शनि समाप्त हो चुका था। पाकिस्तान में रहते हुए उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता था। इस कारण सुख, ऐश्वर्य, घर बार, दुकानों को छोड़कर सब मोह माया त्याग कर शांतिपूर्ण जीवन की चाह में वो भारत में पलायन किया। सिंधी भाइयों ने वे विवश थे, इसलिए वे भारत की तरह आए थे। भारतीय हिंदुत्व हमेशा ही पलायन का स्वागत करता रहा है। इससे हिंदुस्तान को हमेशा लाभ ही हुआ है। पलायन का स्वागत करने वाले हिंदुस्तान की विश्व में अपनी पृथक ही पहचान है। ब्रेन ड्रेन के कारण हिंदुस्तान हमेशा फायदे में ही रहा है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे पलायन करने वाले अन्य देशों को नुकसान उठाना पड़ा है। प्रतिभा हमेशा शांति, सम्मान चाहती है, किंतु पाकिस्तान जैसे देश प्रतिभाशाली समाज को कभी भी उनका सम्मान नहीं दे पाते। इसके कारण शांतिपूर्ण सर्व धर्म समभाव भारत को प्रतिभा का लाभ मिलता रहा है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वनिवेश बना दिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिनियम और 15 अगस्त को भारत गणराज्य की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को
पूर्वी पाकिस्तान और भारत को पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन, अब इसे श्रीलंका और बर्मा, अब इसे म्यांमार को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया गया। इसी तरह 1971 में भारत के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायरस लुइस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों को हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के विभाजन में करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हिंसा हुई, 10 लाख लोग मरे और करीब 1.46 करोड़ शरणार्थियों ने भारत में घर बार छोड़कर, अपने संप्रदाय को छोड़कर भारत देश में शरण ली, जिसमें अधिकांश लोग सिंधी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे। सिंध के मूल निवासियों को सिंधी कहते हैं। ये लोग सिंधी भाषा बोलते हैं। इन्हें सिंधु भी कहा जाता है। यह एक हिंद आर्य प्रजाति है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सिंध के अधिकांश हिंदू और सिख वहां से भारत या अन्य देशों में आकर बस गए। 1998 की जनगणना के अनुसार सिंध में 6.5 हिंदू है। सिंधी संस्कृति पर सूफी सिद्धांतों का गहरा प्रभाव है। सिंध के लोकप्रिय सांस्कृतिक पहचान वाले कुछ लोग हैं, जैसे राजा दहिर झूलेलाल जी वरुण देवता के अवतार है और सिंधी समाज झूलेलाल जी को मानते हैं। सिंधी ऐतिहासिक रूप में सिंधी से संबंधित रखते हैं। पहले तो सिंधियों ने भारत में आकर कई प्रकार का स्ट्रगल किया, तंबुओं में रहे, लेकिन अपने शांत स्वभाव, नम्रता वाले भाव से व्यापार में उन्होंने अच्छी पकड़ जमा ली। आज हम देखते हैं जब भी चेटी चंड झूलेलाल जयंती रहती है तो वो पूरा मार्केट जब सिंधी लोग बंद करते हैं तो अधिकांश लोगों को जीवन आवश्यक चीज़ों के लिए भटकना पड़ता है। मार्केट की हालत ऐसे हो जाती है जैसे कि कोई स्ट्राइक, कोई हड़ताल या कोई कर्फ्यू लग गया हो शहर में। जब सिंधियों का इस तरह का भाव भारत में देखा तो 10 अप्रैल 1967 में भारतीय संसद द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल किया गया। हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोटों पर भी सिंधी भाषा में नोट की रकम अंकित की जाती है। सिंधी शरणार्थियों ने शरण देने वाले भारत को समृद्धि में योगदान दिया है और इस कारण भारत ने इस मुद्दे को नज़र रखते हुए सामाजिक और आर्थिक मामलों में भी सिंधियों को भागीदार बनाया है। जहां हिंदुस्तान में रहने वाले मजदूर या कर्मचारी जो कि काम करते हैं, उनकी दीपावली, होली 8-8 दिनों तक चलती है। सिंधु समुदाय के व्यापारी एक दिन, आधे दिन में अपने त्यौहार ख़त्म करके अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में पहुंच जाते हैं। भली ही उनके पास कारीगर, कर्मचारी नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी दुकानों को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। उनकी छुट्टियां, उनके त्यौहार बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और वो बहुत ही मेहनत करते हैं और अपने कामों पर जल्दी लौट आते हैं। उन्हें छुट्टियाँ नहीं भाती है। हालांकि झूलेलाल जयंती वाले दिन वो अपने पूरे प्रतिष्ठान बंद रखते हैं, लेकिन बाकी त्योहारों में वो जल्दी ही अपने दुकानों पर लौट आते हैं। व्यापार, श्रम और कौशल की प्रतिभा के कारण ही सिंधियों ने अपनी एक अलग पहचान हिंदुस्तान में बना ली है। हम सभी सिंधी आज 10 अप्रैल
1923 को वचनबद्ध है भारत को इसी तरह प्रगति के शिखर पर पहुंचाते रहेंगे और अपनी प्रतिभा से हरदम भारत को समृद्ध बनाएंगे। जय झूलेलाल। आप सभी को 10 अप्रैल सिंधी भाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट में जय झूलेलाल ज़रूर लिखें। साथ ही भारतीय राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा अर्थात सिंध के शब्द को उपयोग करने के लिए हम भारत के आभारी है। जय झूलेलाल, जय भारत, मेरा देश महान।